वेलकम उमेश। एक्चुअली आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसके लिए हमने बहुत रिसर्च किया है क्योंकि आपका जो पूरा करियर है वो रियल एस्टेट है, कुछ सोशल वर्क भी है, बहुत सारे अलग अलग लाइफ में अलग अलग चीज़ें बहुत की है आपने। तो वेलकम वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमें बहुत सारी चीज़ें नई जाननी है आपसे। Firstly, Abhijit, thank you for inviting on your podcast. I really appreciate the way you are consistently doing this initiative. YouTube पे आप प्रमोट कर रहे हैं, फेलो टीम मेंबर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ओनली रियल्टर्स को प्रमोट कर रहा है. सो आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर इनिशिएटिव. थैंक्स उमेश। एक्चुअली उमेश, मुझे आपका जो करियर पाथ है पूरा वो जानना है। एक कहाँ से शुरुआत हुई थी, किस किस मोड से आप आगे आए, रियल एस्टेट में कैसा आना हुआ, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में थोड़ी आइडिया दीजिए। सो आई गेस अप्रैल मंथ गोइंग चल रहा था. आज मुझे एग्जैक्टली एक डिकेड हुआ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में. मुझे याद है 2012 में, अप्रैल 2012 में मेरा, आई एम एक्स बैंकर. बिफोर एंटरिंग रियल एस्टेट आई वॉज पार्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर फॉर ऑलमोस्ट 11 ईयर्स. क्या बात है। ओके, सो HSBC में मेरा ले ऑफ हुआ था. सो आई वॉज इन कमर्शियल बैंकिंग. 2012 में HSBC में 3,500 एम्प्लॉई उन्होंने एक दिन में कट किए थे ले ऑफ प्रोसेस के कारण. तो मैं रियल एस्टेट में बाय चॉइस नहीं आया हूँ, मैं बाय चांस आया. क्या ओके, सो नॉर्मली रियल एस्टेट में या बैंकिंग से लोग जो बाहर निकलते हैं, कोई भी अगर 10 साल का मेरा वेंटेज है या 12 साल 15 साल या 5 साल भी कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करता है, अगर उसको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैंने मेरे करियर में देखा है कि लोग वो एक तो इन्वेस्टर बैंकर बन जाते हैं, खुद का DSA या इन्वेस्टर बैंकर मतलब म्यूचुअल फंड स्टॉक में कुछ करियर स्टार्ट करते हैं, या खुद का लोन का DSA मतलब होम लोन से या कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एनी काइंड ऑफ लोन्स में वो चले जाते हैं. और वो करियर चूज करना ईजी भी होता है बिकॉज तुमने 5 साल 10 साल एक बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, तो अपने हज़ारों क्लाइंट को आपने केटर ऑलरेडी किया हुआ है. उसमें से 50-100 लोगों के साथ आपका पर्सनल रेपो बन चुका है. तो उस कैपिटल के ऊपर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. तो मेरे पास भी वो चॉइस था, बट मुझे वो टिपिकल ट्रेंड फॉलो नहीं करना था. सो आई चूज टू डू समथिंग एल्स. बट मेरा जब ले ऑफ हुआ था तो मेरा डिसाइडेड नहीं था. तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अगर जॉब मुझे छोड़ना है, वो पहले डिसाइड करते हैं कि मैं प्रिपेयर करते हैं कुछ साइड में रखते हैं पहले से करते. राइट. तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं. जब मेरा ले ऑफ हुआ तो मैंने डिसाइड किया. और ले ऑफ कॉर्पोरेट में अब ले ऑफ होता है तो एक गोल्डन शेक हैंड होता है. मतलब गोल्डन शेक हैंड का नाम होता है. अब अगर आप कंपनी आपको ले ऑफ करती है तो वो आपको कुछ कॉम्पनसेशन बेटर सेटलमेंट करती है. तो उस सेटलमेंट में मेरा ऑलमोस्ट 1 साल का सैलरी मुझे एडिशनल मिला था अपार्ट फ्रॉम PF एंड ग्रेजुइटी. ओके. तो मैंने ऐसा थॉट किया कि अगर 1 साल का सैलरी मुझे ऑलरेडी मिला है तो 1 साल बिजनेस ट्राई करके देखते हैं. अगर नहीं अपना दुकान चल पड़ी तो वापस जॉब तो कर ही सकते. 11 साल का मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस था और आई वॉज डूइंग वेल. मतलब थ्रू आउट बैंकिंग करें, आई वॉज टॉपर इन सेल्स. तो लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स. तो मैं काफ़ी एक्सप्लोर किया. तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इवेंट मैनेजमेंट में जाऊँ या कुछ नया इंडस्ट्री एक्सप्लोर करता हूँ. तो उस टाइम पे ये सोलर एनर्जी या है ना रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेंड चालू हुआ था. जस्ट चालू हुआ था वो. हाँ. तो बहुत लोगों ने, मेरे क्लाइंट भी थे 1-2, मैं उनको जाके मिला कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या. तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने के लिए तुम्हें सब जगह, मैंने एक फ्रेंचाइजी एक्सपो या काफ़ी सारे बिजनेस एक्सप्लोर किए थे जहाँ पे तुम्हें हेवी कैपिटल चाहिए था और एक्सपीरियंस चाहिए था. वो दोनों मेरे पास नहीं थे. अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे पास दोनों चीज़ें नहीं थी. तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया. रियल एस्टेट मुझे लग रहा था कि इसमें भी करना चाहिए, लेकिन शुरुआत कैसे करनी ये मुझे पता नहीं था.
ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मिल रहा था हाँ, आपको? ब्रेक इवन मुझे कनेक्ट ही नहीं था, मतलब क्या, मतलब रियल एस्टेट में एंटर करना है लेकिन शुरुआत कैसे करना है, मतलब ये एक तो रियल एस्टेट इंटर ब्रोकर, हम दोनों इसी इंडस्ट्री से हैं, तो अपना जो ये इंटरमीडिएट नेटवर्क है या हमारा जो सेगमेंट है रियल एस्टेट ब्रोकिंग, ये थोड़ा सा बदनाम है इमीडिएटली, और वो लोग कौन अच्छा कर रहा है, मेरा एक भी कनेक्ट नहीं था रियल एस्टेट में, बट समहाउ एक कॉमन कनेक्ट के थ्रू मुझे एक बंदे का कनेक्ट मिला, श्रीकांत वग्गू बोल के एक मेरा एक कॉमन फ्रेंड थ्रू मुझे कनेक्ट मिला था। उसका एक बिजनेस मॉडल था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, और स्पार्क रियलिटी के नाम से उसका ये था। तो मैं जाके उसको मिला कि मैं एज अ मेंटोर उसको जाके मिला कि सर आप मुझे गाइड करो, आप ऑलरेडी इसमें हैं। तो वो बोला, मैं उसने थोड़ा सा ब्रीफ किया मुझे, लेकिन उसने बोला कि कुछ अपॉर्चुनिटी था, आई इनवाइट यू। और समाउ फिर मैंने एक दो बार उसको फॉलोअप किया, और एक मतलब ये इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से मेरा एंट्री ऑफ रियल एस्टेट। तो मैंने इसको 2-3 बार फ़ोन किया नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसने हाँ बोल के उसने टाल दिया। समाउ वहाँ पे एक दिन एक डेवलपर का, पुणे का एक वन ऑफ द डेवलपर का एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था हिंजवडी में, और अफोर्डेबल, मैं उस डेवलपर का नाम अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, बट उसका एक हिंजवडी में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अफोर्डेबल हाउसिंग में। जो अफोर्डेबल हाउसिंग आई गेस पुणे में फर्स्ट टाइम 10 लाख और 25 लाख के रेंज में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था 2012 में। हाँ। तो ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट था, मतलब एक एक्साइटिंग टिकट साइज था, रियल एस्टेट इतने छोटे टिकट साइज में अवेलेबल नहीं था, तो इट वॉज समथिंग एक्साइटिंग। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा सकाल में, और मैं एज अ क्लाइंट बोल के मैं गया, लो चलो 10 लाख में कुछ घर पे बैठ के कुछ काम नहीं है, तो मैं वाइफ को लेके चलो जाके आते हैं। तो मैंने वो बिल्डर के ऑफिस के यहाँ पे गया मैं, तो पता चला वहाँ पे भीड़ है, इतनी सारी भीड़ है। उस भीड़ में एक टेबल पे जिस बंदे को मैं रिसेंटली मिला था, श्रीकांत वग्गू, जिसको एज अ मैं मेंटोर, मैंने पूछ रहा था कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो वो एक टेबल पे बैठा था और टेबल के बाजू में भीड़ थी वहाँ पे। तो मैं वो भीड़ खत्म होने का उसको मैंने अप्रोच किया कि अरे बॉस, मैं आपको फॉलोअप कर रहा हूँ, मुझे भी आना है इंडस्ट्री में, ये हाँ अरे आइए, ये मेरा चल रहा था, ये कोलैबोरेशन चल रहा था, ये इसी का तैयारी चल रहा था, तो आई कुड नॉट कॉल यू। तो मैं बोला अरे श्रीकांत, मुझे स्टार्ट करना है रियल एस्टेट में। तो बोला बैठ यहाँ पे स्टार्ट कर। मैंने उसने बोला अरे मैं बोला वाइफ है मेरे साथ, तो बोलो उसको बोला भेज घर पे। मैंने वाइफ को बोला जाने के लिए, और मैं बैठा पूरा दिन वहाँ पे उसके साथ एज अ ऑब्जर्वर मैं बैठा वहाँ, शैडो करने के लिए। हाँ। तो फिर नेक्स्ट डे उसने वापस बुलाया मुझे, तो नेक्स्ट डे वैसे ही मैं बैठा था पूरा दिन। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे भीड़ आ रही है थ्रू दी, उन्होंने बहुत सारा कैंपेन किया था, तो वहाँ पे भीड़ आ रही थी, लोगों को वहाँ पे वो इंक्वायरी करके वहाँ पे सैम्पल फ्लैट दिखाए थे, और उसका इंटरेस्ट है तो उसका हिंजवडी में साइट विजिट करा देते, और उसका नेक्स्ट लेवल पे और इंटरेस्ट है तो उसका बुकिंग फॉर्मेलिटी कर देते। इतना सिंपल काम था। तो तीसरे दिन मैं खुद खड़ा हो गया कि चलो यार, 2 दिन में ऑब्जर्वेशन में मैंने खुद का एक स्क्रिप्ट बनाया जो मैंने 2 दिन सुना था, ओके, रट्टा मार के मैंने सुना, फिर तीसरे दिन मैं खड़ा हो गया। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो मेरे लाइफ के एविडेंस होता है ना, कि इनिशियल आपने वो क्या चाहिए कि एविडेंस चाहिए तुम्हारा। तो पूरा जो प्रोजेक्ट है उनका फेज़ 1 में उन्होंने जो आई गेस 3800 इन्वेंट्री उन्हें लॉन्च की थी, तो पूरा का पूरा उन्हें सोल्ड आउट किया। तो मेरा जिसको मैंने ज्वाइन किया था, श्रीकांत वग्गू, ही हैज़ मैनेज टू सोल्ड 250 ट्रांजैक्शंस इन दैट पर्टिकुलर 1 मंथ टाइम, 1 महीने के अंदर। वो वही प्रोजेक्ट में एज अ चैनल पार्टनर काम कर रहा था। वो एज अ चैनल पार्टनर था, लेकिन उनका इकोसिस्टम ऐसा था, उन्होंने 10 डिस्ट्रीब्यूटर को एक स्पेस दिया था। नॉर्मली इस टाइप का आज के डेट में डेवलपर कोई नहीं देता है कि एक तो हर एक चैनल पार्टनर को तुम इनवाइट करो तुम्हारे विजिटर्स को, दे विल कैटर योर, बट डेडिकेट स्पेस या बुकिंग सिस्टम ऐसा कुछ देते नहीं अभी, ओके। बट वो उस डेवलपर ने एक्सपेरिमेंट किया था, और 10 डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने ऑफिशियली, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उस मैकेनिज्म में वो उन्होंने किया था। तो मेरा वो 250 में से मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था 16 ट्रांजैक्शन। क्या बात है, ओके। फॉर वेरी फर्स्ट मंथ 16 ट्रांजैक्शन, मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए थी, ओके। बट उतना एफर्ट नहीं था मेरा, मतलब मुझे क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट था। उसमें से जो 11 ट्रांजैक्शन थे, वहाँ के जो वॉक-इन्स आए थे
उनको मैंने किया था, और 5 ट्रांजैक्शन मेरे क्लोज एक्वेंटेंस में, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स में यहाँ पे फ्लोट किया था, वो आए थे और उन्होंने मेरा फेस देख के भी बुकिंग किया था। तो वो 16 ट्रांजैक्शंस जो फर्स्ट मंथ में, नॉर्मली आज के डेट में अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करता है या रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनता है तो शायद वो 1 साल लगेगा उसको 16 ट्रांजैक्शन करने के लिए, शायद 2 साल लग सकते हैं या 3 साल लग सकते हैं, यू नेवर नो कंसिडरिंग योर क्या तुम्हारा मोडस ऑपरेंडी है। बट मुझे वो फर्स्ट जो एविडेंस चाहिए था वो मिल गया। ये हो गई गुडी साइड ऑफ दी और एंट्री लेवल। और वो 16 ट्रांजैक्शन में जिन्होंने भी 10% एंड अबाउ बुकिंग अमाउंट दिया था, उनका पार्ट पेमेंट भी डेवलपर ने डिस्ट्रीब्यूटर को किया, रिलीज कर दिया और उसका पार्ट पेमेंट उसने मुझे थोड़ा दिया। तो मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, मुझे आज भी याद है, 52,000 रुपीज़ उसने मुझे दिया था पे आउट। समहाउ बाद में वो डेवलपर ने आगे का ट्रांस पे नहीं किया, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को डिफ़ॉल्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे डिफ़ॉल्ट किया। ओके मतलब डिफ़ॉल्ट किया, वो क्लियर था। समहाउ ये था फर्स्ट गुडी साइज एंड बैड साइड कि वो अनप्लेजेंट ये था क्योंकि पूरा पैसा वहाँ से आया नहीं। और मेरा जिसको मैंने ज्वाइन किया था एज एडवाइजरी नेटवर्क में, तो उसका मॉडल ही ऐसा था कि उसके बाद 10 मेंबर थे, वो जो 250 ट्रांजेक्शन उसने किए थे वो 10 लोगों की टीम ने किए थे। और उसका वैसा ही बिजनेस मॉडल था कि 10 बंदे काइंड ऑफ फ्रीलांसर है, या जैसा इंश्योरेंस में एडवाइजर मॉडल होता है उसका वैसा ही मॉडल था। वहाँ पे उसके साथ मैंने 3 महीना काम किया। ये 3 महीने के बाद उसको क्लैरिटी आ गई जब कि ये पैसा नहीं आ रहा है डेवलपर से, और उस दोनों के बीच जो भी उसका पार्टनर था उनके अनाबानी हो गए और वो कंपनी शट डाउन हो गई। बट वो 3 महीने का जो भी मेरा जर्नी था, तो मैंने 3 महीने में अच्छा खासा चीज़ें ऑब्जर्व की और ये फिर मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट की, ड्रीमवर्क्स रियलिटी। ये 3 महीने के एक्सपीरियंस के ऊपर, या जो भी छोटा मोटा प्लेजेंट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस जो था, या उसका जो बिजनेस मॉडल था, उसी को लेके मैंने मेरी दुकान चालू की। वही एक्चुअली मेरा अगला सवाल वही है कि ये जो मॉडल है ये आज भी अगर देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं कि जो ये मॉडल में काम कर रहे हैं, एडवाइजरी मॉडल पे। क्योंकि आज के लगभग देखेंगे तो 99% लोग हैं कि जो सैलरी बेस में या फिर कुछ अलग मॉडल्स में काम कर रहे हैं, पर एडवाइजरी मॉडल में गिने चुने ही कंपनियां है। तो ये जो फिलोसफी थी कि नहीं ये ही आगे लेके जाना है, इसको ही कंटिन्यू करना है, इसके पीछे कुछ ऐसे प्लस पॉइंट थे कि जो आइडेंटिफाई हुए थे कि नहीं भाई यही करना है। सो अभिजीत, ये मुझे लगता है जब 2012 में मैंने स्टार्ट किया तो ये उस टाइम पे ऐसे कुछ सिमिलर मॉडल बिजनेस मार्केट में थे अवेलेबल। अभी वही जो बिजनेस मॉडल है और आज के डेट का मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो मेरा इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ वो 2012 में श्रीकांत वग्गू का जो बिजनेस मॉडल था। और सिमिलर टाइम पे उसने रेबी बोल के एक आई गेस बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी थी, वो आज भी है, बट वो दे आर नाउ ओनली इनटू एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग्स में, रियल एस्टेट ट्रेनिंग में रेबी। उसका ओरिजिनली फ्रेंचाइजी श्रीकांत के पास था, उनका वो बिजनेस मॉडल था। उसके बाद 2012 में मैंने रिमैक्स भी लॉन्च हुआ था इंडिया में, 2012 में था, उनका भी ये एडवाइजरी मॉडल था। और पुणे में मैंने और भी कुछ बिजनेस मॉडल जब मैंने स्टार्ट किया था ये श्रीकांत वग्गू का कॉन्सेप्ट लेके, तो पैरेलल और भी कुछ कंपनीज थी जो ये एडवाइजरी मॉडल पे। एडवाइजरी मॉडल क्या है कि तुम्हारा टीम भी होता है बट हर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर होता है और तुम उसको एक प्लेटफॉर्म देते हो। ओके मुझे लगता है ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है, बट सेम टाइम पे इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी है। मतलब हमारा जो सेगमेंट है ये अभी रेरा आने के बाद थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ट्रांसपेरेंट हो रहा है। लास्ट 5 साल के बाद 5 साल पहले से ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने लगा है। बट यहाँ पे जो अट्रेशन रेशियो जो है, मतलब अगर 1 साल बंदा 2 साल बंदा आपके साथ काम कर रहा है तो वो चाहेगा कि यार मैं ये ब्रांड के साथ कितने दिन एसोसिएट हो, मैं मेरी दुकान चालू करता हूँ तो मेरा रेवेन्यू दुगना हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एसोसिएटिंग विद एक्स कंपनी। अगर मैं इंडिविजुअली करता हूँ तो ये सारा रेवेन्यू शायद मेरे पास आएगा। ओके
तो ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि रियल एस्टेट में एंट्री करना मतलब इट इज़ वेरी मच ईजी। या ओके, बाकी सेगमेंट में अगर तुम्हें कुछ प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करना है तो आपको काफ़ी एडवांटेज लगता है। ओके, सीए बनने के लिए तुम्हें इंटर्नशिप करनी पड़ती है सीए के पास साल। ओके, तो यहाँ पे 6 महीने के बाद भी तुम दुकान चालू कर सकते हो। यस, तो ये ड्रॉबैक भी है सेम टाइम। तो मैंने जो भी 2012 से आज तक जो भी गलतियाँ करता हूँ मैं तो उसको इम्प्रूव कर देता हूँ। तो यही एक स्कोप है। बट मैंने आज के डेट में मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि 2012 से लेकर आज तक उस टाइम पे, तो आपने राइटली आइडेंटिफाई किया कि आज के डेट में मुझे नहीं लगता एडवाइजरी मॉडल पुणे में कोई एग्जिस्ट है। नहीं, अभी बहुत कम है। ओके, तो रिमैक्स हैज कन्वर्टेड देयर मॉडल इनटू सैलरीड। तो जितने भी आज के डेट में मैंडेट प्लेयर है या इंडिविजुअल्स प्लेयर है या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, सबका एक ही सैलरीड मॉडल है, सैलरीड। तो ये ड्रीम वर्क रियलिटी का जब एस्टेब्लिशमेंट हो गया, इसके बाद में जो फर्स्ट डील हुई वो याद है आपको? कौन सी थी, क्या थी, जो आपने खुद के बलबूते पे की कि नहीं Yes. अभी ये ड्रीम वर्क रियलिटी, अभी ये मेरा खुद का बेबी, अभी इसको लेके मैंने जब चालू किया तो Right. कुछ ऐसे उसमें हर्डन्स आए, मुश्किलें आए? नहीं, इट इज़ ऑलवेज ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इजी या विदाउट स्ट्रगल नहीं होगा। आपको स्ट्रगल करना ही करना है। इसलिए सैलरीड लोग काफ़ी सारा फियर कैरी करते हैं टू एंटरिंग इनटू रियल एस्टेट या एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो जब ये मैंने खुद की ड्रीम वर्क्स रियलिटी कंपनी स्टार्ट की तो ये 16 ट्रांजेक्शन तो ठीक है मैं उनके साथ किया था। उसके अलावा भी मैंने 1-2 डील रिटेल में मैंने उसके साथ की थी। उसका बिजनेस मॉडल सिर्फ एक ही डेवलपर के साथ एसोसिएट नहीं था, ही वॉज एसोसिएटेड विद मल्टीपल डेवलपर्स एंड उनके साथ रिटेल में भी कुछ मैं कर रहा था। तो आई गेस मैंने उसके साथ 3 महीने में अराउंड 20 एक ट्रांजेक्शन्स मैंने किए थे, इंक्लूडिंग दैट अफोर्डेबल हाउसिंग का 16 ट्रांजेक्शंस मैंने उसका। तो उसमें काफ़ी इंटरवेंशन या सपोर्ट जो था वो कंपनी इक्वल था इंडिपेंडेंटली। शायद मैं नहीं कर पाता था क्योंकि वो कुछ पता ही नहीं था ना इस इंडस्ट्री के बारे में। तो जब ये मैंने स्टार्ट किया था ड्रीम वर्क्स रियलिटी, तो मेरा एक्स बॉस जो था HSBC में, वहाँ पे उसका भी ले ऑफ हुआ था ना। तो उसने HSBC छोड़ के उसने लोधा ज्वाइन किया था, बॉम्बे में लोधा। तो उसने मुझे एक दिन फ़ोन करके बोला, अरे उमेश, यू आर एंटर इनटू रियल एस्टेट, देख हमारा लोधा का एक प्रोडक्ट आने वाला है पूना में, तो तुम्हें काम करना चाहिए। तो उसने मुझे बताया, तो मार्केट में किसी को पता भी नहीं था लोधा इज़ एंटरिंग इनटू रियल एस्टेट, सॉरी पुणे मार्केट, नॉट रियल एस्टेट। तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि अभी जो भी मुझे सोर्सेज से कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है तो आई वॉज एक्साइटेड कि यार, क्योंकि मेरे लिए सब नया था ना। मैं लर्निंग फेज में था। तो मैं बॉम्बे गया वहाँ पे, वो चैनल पार्टनर ऑथेंटिक, क्योंकि मेरे पास शॉप एक्ट आया हुआ था, मैंने ड्रीम वर्क्स का शॉप एक्ट निकाला था, फिर वो लेके मैं बॉम्बे गया और वो लोधा में महालक्ष्मी के ऑफिस में उनका चैनल पार्टनर ऑथेंटिकेशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया। फिर उनका लैंड पार्सल देखने गया गौंजी में। तो उनका कुछ नहीं था, सिर्फ वो फेंसिंग था, डिमार्केट करके रखा था लैंड। तो आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब जो भी क्लाइंट था मैंने बेसिक प्लान उनसे समझा है कि ये आने वाला। तो मैं क्लाइंट विजिट करके आई स्टार्टेड डेली कुछ ना कुछ किसी को पकड़ के विजिट कर रहा था। और अगर बुकिंग करना है तो महालक्ष्मी बॉम्बे। तो मेरा फर्स्ट बुकिंग बॉम्बे में हुआ था, महालक्ष्मी के ऑफिस में। तो यहाँ से कस्टमर को सोर्स करके वहाँ पे लेके जाके बुकिंग करवाया था। तो ये तो मुझे लगता है मैंने 70-80 साइट विजिट किए थे। फर्स्ट 70-80 विजिट मैंने किए थे इंडिविजुअली वहाँ पे। तो एक तो मैंने पहला जो जर्नी था जो अनप्लेजेंट, जो लो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम किया था, उसके अलावा डायरेक्टली प्रीमियम सेगमेंट में, जहाँ पे प्रोडक्ट टिकट साइज ही 70 लाख से स्टार्ट होता। मतलब उस टाइम पे 70 लाख का 2 BHK वो भी बहुत बड़ा टिकट साइज था। और गौंजे भी एक्चुअली वो टाइम में बाहर के एरिया में था, लगभग वो गेटवे था जहाँ पे पूना स्टार्ट होगा। राइट। तो वो बहुत ही रिमोट लोकेशन पे था आइडियली। तो वो अभी वो प्राइमरी होम बन चुका है, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे वो वीकेंड होम बोल के कंसिडर किया जाता है। तब 70 साइट विजिट हुए थे, काफ़ी सारे मेरे स्पिलओवर ट्रांजेक्शन हुए। अभी वो तुम जब नए होते हैं तो अब बहुत सारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आते हैं। डेवलपर की टीम, तुम्हारी टीम, इक्वल कॉम्पिटिशन होते हैं डायरेक्टली। कुछ मेरा ये मानना है कि कोई भी चैनल पार्टनर इंडिविजुअल
पार्टनर का जितना भी वो एफर्ट्स लेता है, तुम्हारा बिजनेस जो है 25 से 40% से लेकर बिजनेस तुम्हारा डायरेक्टली स्पिल ओवर होके डेवलपर पे जाता है। यस यस यस। और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है आज के डेट में, उस टाइम पे वो ज़्यादा थी। और बॉम्बे में ये मैं लीड रजिस्टर करता था, वहाँ पे एक प्रोसेस ऐसा था हमारा कि मैं विजिट फॉर्म भरता था यहाँ पे, विजिट फॉर्म पे सारे डिटेल के साथ वो भेजता था, वहाँ की टीम वो डायरेक्टली भी फॉलोअप करती थी। ओके। तो उस टाइप का अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होते थे, बट समहाउ आई मैनेज टू क्लेम 7 ट्रांजैक्शन। क्या बात है। ओके, 70 वॉक इन में 7 ट्रांजैक्शन मैंने किए। दैट इज अ गुड नंबर। ये रेशो उस वक्त में तो बहुत अच्छा रेशो। हाँ, तो ये 7 ट्रांजैक्शंस हुए मेरे, तो फिर चल पड़ी। तो सिमिलरली जैसे मैंने लोधा टाइप किया था, तो लोधा में लोधा के साथ मैं सिमिलरली धीरे धीरे मैं बाकी डेवलपर के साथ भी कोलैबोरेशन बढ़ता गया। और फिर मैं ये सब इंडिविजुअली कर रहा था। फिर मुझे एक फर्स्ट एडवाइज़र मुझे मिला, तो उसको मैंने ऑनबोर्ड किया। तो तब से वो जर्नी स्टार्ट हुआ। मतलब लोधा के बाद मैंने फर्स्ट एडवाइज़र भी अपॉइंट किया, जो जिसके साथ में जर्नी आगे चली। हाँ, फिर एडवाइज़र मॉडल समझ भी, जब तक ये मैं स्टार्ट किया तो अकेला ही था, एक सिंगल हैंड इंडिविजुअली कर रहा था। क्या बात है। बाद में थोड़ा सा ये ट्रांजैक्शन चर्निंग, थोड़ा सा पे आउट आने के बाद भी मैंने फिर जर्नी आगे बढ़ गई। हाँ, मुझे एक्चुअली ये जानना है और मेरे को क्यूरियोसिटी है, आज का जो मार्केट है उसमें लगभग हर एक का मॉडल जो है उसमें डिजिटल का रोल है, बाद में फिर कहीं ना कहीं आपके पोर्टल्स का रोल है। ये सब लीड जनरेशन करके ही, यानी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लीड जनरेशन करके ही बिजनेस चलाते हैं। बहुत कम गिने चुने लोग हैं जिससे कि आप कि जिनका मॉडल ही अलग है, कि आज भी वो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते। और जो ट्रेडिशनली जो चलते आ रहा है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जो आपको रेफरल मॉडल है या फिर नेटवर्किंग है, इससे ही आज भी आपका बिजनेस इतना अच्छे से फ्लरिश हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि आप आज भी डिजिटल में शिफ्ट नहीं हुए और आपका इधर इतने अच्छे से कैसे क्या ये सेटल हो चुका है? यानी इसके पीछे मेनली क्या की पॉइंट है? सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो एक कोई चीज़ नहीं है कि मुझे डिजिटल लीड से या मैजिक ब्रिक से नफरत है, ऐसा कुछ है नहीं। मेरा मोडस ऑपरेंडी डे वन से रेफरल बेस्ड ही रहा है। और मुझे लगता है कि इंडियन मेंटलिटी में, मतलब ये ठीक है, ये अभी लास्ट 1 डिकेड से मैंने देखा है कि 90, एज यू राइटली मेंशन, कि 99% जो भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग या वॉट एवर, वो पोर्टल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। और वो उनकी जगह सही भी है। शायद वो उनके नंबर्स, अभी तुम भी इतने सालों से कम काम कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारा भी मॉडल वही है। बट मेरा जो लाइफ जर्नी, रियल एस्टेट प्रोफेशनल करियर जर्नी स्टार्ट हुआ, तो वो ऐसे ही मॉडल के साथ हुआ जहाँ पे वो रेफरल बेस पे ही स्टार्ट हुआ था। और बिफोर एंटरिंग रियल एस्टेट, मैं जब बैंकिंग में था, तो मैं कमर्शियल बैंकिंग में था, जहाँ पे अकाउंट लिंक्ड प्रोडक्ट्स रहते थे, मतलब फंड बेस, नॉन फंड बेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अकाउंट। तो आरबीआई जैसे लोन प्रोडक्ट्स के लिए आरबीआई डीएसए अपॉइंट कर सकते हो तुम लोग। बैंक जो डीएसए अपॉइंट कर दो, तुम्हारा बिजनेस तुम आउटसोर्स कर रहे हो। बट अकाउंट लिंक जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए आपको डीएसए अपॉइंट नहीं कर सकते हो, या किसी को आप पे आउट नहीं दे सकते। कि आप समझ रहे हो? हाँ। तो ये गाइडलाइन आरबीआई के है। तो ये HSBC उस टाइम पे क्या करती थी कि एक इंटरमीडिएटरी नेटवर्क अपॉइंट करती थी। मतलब अगर तुम एम्प्लॉय हो, सेल्स में हो, तुम्हारा खुद का एक इंटरमीडिएटरी नेटवर्क तुम्हें अपॉइंट करना है। ओके। तो वो कैसा है इंटरमीडिएट नेटवर्क, कैसे तुम एस्टेब्लिश करोगे और बिजनेस कैसे करोगे? अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो तुम काम कैसे करोगे? बराबर। ओके। तो CA, कॉर्पोरेट लॉयर, CS, ये तुम आइडेंटिफाई करो मार्केट में, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करो। ओके, उनको पे आउट भी नहीं देना है, फिर वो क्या मोटिवेशन, वो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? तो उनसे रिलेशन बिल्ड करो। उनको कोई मूवी नया लॉन्च हुआ है तो उसकी टिकट्स दे दो। ओके, उनके साथ कुछ डिनर पार्टी कर लो कुछ, या ईयर एंड पे उनको कुछ डायरी गिफ्ट कर दो, दिवाली पे गिफ्ट कर दो। इस टाइप का रिलेशनशिप बिल्ड करो और
फिर वो तुम्हें लीड देगा कि उसका कोई नया कोई कंपनी ओपन हो रहा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकाउंट कर रहा है, तो शायद तुम्हें अकाउंट का लीड दे देगा। ओके, समझ रहे हो? तो मेरा जो पास्ट बिफोर एंटरिंग रियल एस्टेट जो बिजनेस सोर्सिंग का जो मॉडल था वो रेफरल ही था। हाँ, तो 6 साल बैंकिंग में मैंने यही किया है, मतलब बिफोर HSBC में किसी और बैंक में था उससे। ओके, तो उसमें भी मेरा बिजनेस सोर्सिंग यही था। ओके, तो वो कंफर्टेबिलिटी आती है अगर मैं, और नॉर्मली जितने भी आज के डेट में मैंडेट प्लेयर है या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है या अपने हमारे कम्युनिटी के जो भी फेलो टीम मेंबर्स हैं, मेजोरिटी इंडिविजुअल वो डेवलपर के पास थे। हाँ, उन्होंने वही देखा है कि रियल एस्टेट बिजनेस कैसा होता है, कि तुम होर्डिंग लगाते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ये 10-15 सोर्सेस तुम ओपन करते हो, तो हर सोर्स से कुछ ना कुछ रेशो से तुम्हें रॉ मटेरियल आता है। सही बात है। तो वो तुम्हारा स्ट्रैटेजी बन गया है कि मुझे 100 लीड आते हैं तो मैं उसको 10 उसमें क्वालिफाई करता हूँ, उसमें से 8 मेरे साइट पे आते हैं और 1-2 क्लोजर होते हैं। सही बात, ये स्टैंडर्ड रेशो बन गया। फॉर्मेट है। हाँ, ओके, हो सकता है कि वो रेशो जो है कम ज़्यादा किसी का हो सकता है, मे बी अभिजीत सबरवर का रेशो 5 कन्वर्जन कर सकता है, या कोई और इंडिविजुअल उसमें 1 कन्वर्जन करता हूँ, क्योंकि आप जितना तुम्हारा वेंटेज है उतना तुम्हारा कोर एक्सपर्टी बढ़ेगा। यस। तो मैंने वो कभी किया ही नहीं, मतलब डे 1 से मैंने ना डिजिटल लीड को फेस किया था, या मैंने तो ये मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो जीरो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। जीरो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं आई डोंट स्पेंड ऑन लीड जनरेशन। ओके, ओके, तो मुझे पता नहीं कि मेरे पास कल काम करने के लिए मेरे पास क्या रॉ मटेरियल, मुझे नहीं रॉ पता। मटेरियल क्या है, सही है। नहीं है मुझे पता, बट स्टिल आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन फील्ड। तो एक मैंने मेरा खुद का एक इकोसिस्टम बनाया है। ओके, तो मुझे लगता है कि हमारा जो इंडियन मेंटेलिटी है वो ऑल टाइम फेवरेट इन्वेस्टमेंट जो उनका है, एक तो वो टैंजिबल एसेट उनको समझता है, गोल्ड या रियल एस्टेट। यस। ओके, तो अभी रिसेंटली एक नंबर्स पब्लिश हुए थे, 4% स्टेक है इंडिया का स्टॉक में या वर्चुअल इन एसेट क्लास में, तो उसके कंपेरेटिवली 53% स्टेक टैंजिबल एसेट का है। यस, और रियल एस्टेट और गोल्ड का 53% तुम्हारा सिर्फ रियल एस्टेट का है। क्या बात है। ओके, तो मुझे लगता है कि गोल्ड और रियल एस्टेट ये दोनों चीज़ें सालों से लोग ट्रस्टेड सोर्स से लेते हैं। मतलब तुम्हारा ज्वेलर जो है तुम्हारा फैमिली का वही है जो तुम्हारा मम्मी या डैडी ने या पिस्तो वो यस, वही कॉन्स्टेंटली वही चलते आ रहे हैं, वही ज्वेलर को आप प्रेफर करते हो, क्योंकि वो लिंक है ना। आज इससे ये खरीदा था तो वो उसको ये देने के बाद में वो बराबर से वो उसको लेगा, किससे बनाया, वो सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। इसलिए तो रियल एस्टेट में भी ऐसा ही है। मतलब मुझे लगता है कि जो ट्रस्टेड सोर्स है उससे ही लिया जाता है। तो अगर आप तुम वो ट्रस्टेड सोर्स बनते हो तो वो अपने आप वो तुम्हारे पास ही आएगा। क्या बात है। ओके, तो मुझे लगता है डिजिटल, और मेरा ये मानना है, मैं डिजिटल के खिलाफ वापस मैं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओके, वो उसकी जगह सही है, बट वो मुझे लगता है टैगिंग का काम कर सकता है। मतलब वो क्रेडिबिलिटी गुडविल ये आपको बनाना ही है, बट फिर आपका प्रेजेंस अवेलेबिलिटी आपको सब जगह रखना है, तो वहाँ से भी आपको रेफरल आएगा। सही। और एक चैलेंज जो मैंने देखा है रियल एस्टेट मार्केट में कि लीड जनरेशन आप जब करते हैं ये सोर्सेज से, ऑनलाइन हो डिजिटल हो, तो इसको एक सर्टन कैपिंग है कि आपको लीड जो आएगी वो 25 लाख से 1 CR तक मैक्स। आप कोई अलग कर रहे हैं, लिंक्डइन वगैरह कर रहे हैं तो 1.5 CR 2 CR तक के। पर आपके केस में ये कहाँ तक के इसकी रीच है, कहाँ तक के बड़ा क्लाइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके मॉडल में, और आपने कहाँ तक के बड़ा ट्रांजैक्शन ये मॉडल में किया है? सो ये डिफरेंस में आपको थोड़ा सा, लास्ट टाइम अपन ने गोवा में कन्वेंशन में इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की थी अभिजीत, आई रिमेंबर। तो ये लीड एंड रेफरेंस, ये दो में बहुत डिफरेंस है। ओके, सो लीड जो होती है वो अननोन सोर्स से आती है और वो रॉ होती है। ओके, और रेफरेंस जो होता है वो क्वालिफाइड होता है, मतलब 1 स्टेप। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि लीड में तुम्हारे पास, तुम्हें पता नहीं उसका एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर उसका इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे मेरा एक ऑब्जर्वेशन के लोग
गलती से क्लिक करते या कुछ भी ब्राउजिंग करते तो भी वो लीड आती है आपके हाँ, पास। हो सकता है उसमें। ओके, तो सामने वाला का इंटरेस्ट रहेगा नहीं रहेगा आपको पता नहीं है। और लीड में और एक मुझे एक ड्रॉबैक क्या लगता है कि ओनरशिप जो होती है लीड की वो मल्टीपल ओनरशिप होती है। मतलब Yes. अभिजीत सबरवार के पास जो लीड है वो शायद और 4 इंटरमीडिएट चैनल पार्टनर के पास भी हो सकती है। Yes. सेम लीड अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो शायद डेवलपर ने भी वो इन्वेस्टमेंट किया है तो शायद उसके पास तो डेफिनेटली है वो लीड। ओके, मतलब हो सकता है एक लीड की ओनरशिप 10-15 लोगों के पास हो सकती है। यस, होती है लगभग आज की डेट में। बट रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है। रेफरेंस में वो पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकता है कि सिंगल ओनरशिप है। अगर तुम्हारा रिकमेंडेशन स्ट्रांगली हुआ है, तुम्हारा गुडविल क्रेडिबिलिटी या बेटरली उसका इंट्रोडक्शन आपका उसके पास गया है तो वो शायद आपको डिच नहीं करेगा और वो जर्नी कंप्लीट करेगा। तो मेरा ये मानना है स्ट्रांगली कि जो अपन कन्वर्जन रेशियो की बात कर रहे थे 100 में से 1 कन्वर्ट हो गया या जो भी, तो मेरा कन्वर्जन रेशियो जो है मार्केट में सबसे हाईएस्ट है। मतलब मेरे पास अगर 10 रेफरेंसेस हैं तो शायद मैं 5 उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो 50% रेशो है आपका कन्वर्जन रेशियो। वही जो नॉर्मल डिजिटल करते हैं उनका 1 to 2% आता है। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि आपने और एक ये बोला कि जो लीड जनरेशन का जो टिकट साइज होता है नॉर्मली 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ 99% तुम्हारा जो टिकट साइज है उसी यही रेंज की आपको लीड आपको शायद डिजिटल सोर्स से या बाकी सोर्स से आएगी। ओके, बट जहाँ पे जिस बंदे को 5 करोड़ इन्वेस्ट करना है या 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है, 15 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो वो गूगल पे सर्च नहीं करेगा। वो कॉल करेगा अभिजीत सबरवार को, अरे कोई रिलायबल बंदा है क्या जिसको मैं। तो अगर तुम ये मार्केट में तुम्हारा विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, अवेलेबिलिटी है तो लीड आपके पास आएगी। क्या बात है। ओके, और मुझे लगता है ये थॉट प्रोसेस जो है कि अभी ये थॉट प्रोसेस अगर अपन प्रोफेशनल्स को अपन कंपेयर करेंगे, प्रोफेशनल लाइक सीए, डॉक्टर, आर्किटेक्ट या एडवोकेट, आपको पता है ना वो भी कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते। उनको ऑफिशियल अलाउड नहीं है। सीए को तो नहीं है, उनको वो कर नहीं सकते वो लोग। ओके, नहीं कर सकते ना, बट उनका इकोसिस्टम सेट है। ओके, उनके पास बिजनेस आता है और रिपीट एंड रेफरेंस मॉडल पे उनका बिजनेस मॉडल है। यस। ओके, तो बहुत सारे सीए, डॉक्टर का खुद का बिल्डिंग साइनेजेस में बोर्ड नहीं रहता बिल्डिंग के नीचे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ऑपरेट करते हैं, फिर भी वहाँ पे लॉबी में भीड़ रहती है। समझो क्यों होता है? स्पेसिफिक स्पेशलिटी डॉक्टर्स को ही लोग प्रेफर क्यों करते हैं? कि उसने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए हैं। सही है। मतलब उसका सर्विस उसने उस क्लास का दिया है उसको, तो वो बंदा उसको रेफर करता है स्ट्रांगली। गॉट इट। ओके, तो मुझे लगा कि ये अगर प्रैक्टिसेस मैं मेरे बिजनेस में अगर इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ तो शायद मेरे साथ भी यही हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ ब्रोकरेज या अर्निंग ही मेरा मकसद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पैसे बाय प्रोडक्ट है, तुम अच्छा काम करो तो सेटिस्फैक्शन, रिकग्निशन, ये दोनों चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सिर्फ पे आउट ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पैसा ऑफकोर्स पैसे चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा मोटिवेशन लाइफ में हो नहीं सकता। सही बात। बट अपार्ट फ्रॉम मनी, इफ इट इज़ कमिंग अलॉन्ग विद दी सेटिस्फैक्शन और रिकग्निशन, तो मुझे चाहिए। क्या बात है। मुझे एक्चुअली और एक चीज़ जानना है कि ये आज के ट्रेंडिंग जो चीज़ है EOI, तो आपका क्या कहना है EOI के बारे में? यानी आप आपके क्लाइंट को रेफर करते हैं EOI मॉडल के जो प्रोजेक्ट्स है उनका, यानी आपका क्या सोचना है उसके बारे में? सो अभिजीत, अगेन मैं ये EOI सेम ये जो 99% जो कंसल्टेंट होते हैं या जो डिजिटल बेस्ड पे काम करते हैं यही लोग शायद EOI में काम करते हैं। मैं इंडिविजुअली, मेरा एंटिटी, मेरा कंपनी EOI बिजनेस मॉडल जहाँ पे भी है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च है जहाँ पे EOI मॉडल, हम काम नहीं करते क्योंकि मेरा ये इंडिविजुअल मानना है कि वो क्लाइंट फेवरिंग नहीं है। ओके। मैं मेरा जो बिजनेस मॉडल है
सो आई ऑलवेज थिंक ऑन, सो बीइंग अ इंटरमीडिएटरी, अगर मैं कंसल्टेंट हूँ तो मुझे ऑलवेज सोचना है डेवलपर और बायर के बीच में विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है मुझे. सो मेरा माइंडसेट हमेशा वैसे ही काम करेगा और वो विन विन सिचुएशन मैं क्रिएट करूँगा तो ही डेवलपर मुझे याद करेगा या तभी मुझे वापस क्लाइंट याद करेगा. तो अगर वो सिचुएशन नहीं हो रही है तो फिर तुम सेटिस्फैक्शन नहीं करो. शायद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. तो मुझे लगता है कि ईओआई में ये सिर्फ डेवलपर फेवरेबल डील्स होते हैं. मतलब मैंने काफ़ी बार एक ऑब्जर्व किया है, यार पता नहीं इससे ये स्टेटमेंट किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में डेवलपर 50 यूनिट ओपन करता है, उसके लिए 200 टोकन लेता है और उसमें 50 लोगों को वो यूनिट एलोकेशन करता है. वो भी वो प्राइसिंग हायर प्राइस पे. ओके, अगर वो नहीं मिलता है तो लॉन्च कैंसिल भी होता है. आपने मैंने काफ़ी बार सुना है, बहुत बड़ा डिले होता है. ओके, तो उसका क्या है कि उसको उसकी जेब से कुछ नहीं जाता है. वो सारा एफर्ट जो किया है इंटरमीडिएट ने किया है, चैनल पार्टनर ने किया है. ओके, तो वही वो लैडर अचीव कर रहा है. और अगर वो नंबर ऑफ सेटिस्फाइड टोकन्स नहीं आते तो लॉन्च नहीं करते वो. वापस तुम वो डेटा दे रहे हो डेवलपर को. ओके, एक मेरा एक फेलो रियलिटर फ्रेंड है, उसने एक शेयरिंग किया था. उसने किसी प्रोजेक्ट में एक रिन्यून डेवलपर जिसका ये सक्सेसफुल मॉडल है इसी फॉर्मेट में, उसने 25 एक टोकन वहाँ पे दिए थे. वो 25 टोकन, वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ या जो भी पता नहीं इंटरनल कुछ हुआ, तो वो 25 चेक उसने डेवलपर ने रिस्पेक्टिव क्लाइंट को डायरेक्टली भेज दिए कुरियर करके. ओके, तो आइडियली अगर मैं चेक लेके आके सबमिट कर रहा हूँ तो आप मुझे वापस दे दो, मैं उनको रिप्लेस कर दूँ. वो कम्युनिकेशन डायरेक्टली डेवलपर ने सबको चेक्स कुरियर कर दिया और वो या खुद के बंदे भेज दिए कि हम ये नहीं कर रहे लॉन्च. तो इसमें तुम्हारा जो इंटरमीडिएट जिसने काम किया था उसका क्रेडिबिलिटी डाउन हो गया. प्लस तुमने ऑलरेडी डेटा दिया है, वो प्रोडक्ट अगर 6 महीने के बाद लॉन्च करेगा तो उसी के ऊपर डेटा पर काम करेगा वापस. तो मुझे लगता है कि ये उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं और मुझे इंडिविजुअल मेरा ये मानना है कि ये विन विन सिचुएशन नहीं है, ये डेवलपर सेंट्रिक ज़्यादा है. यस. ओके, तो चीज़ें मेरा मानना है कि विन विन सिचुएशन होना चाहिए, कि ये भी विन विन होना चाहिए और डेवलपर भी होना. हमें काम अच्छा करेंगे तो पैसे मिलने ही मिलने. सही बात है. और एक क्यूरियोसिटी है मुझे, आपने ये सारे मॉडल्स में काम किया है, मैंडेट मॉडल के बारे में आपकी क्या राय है? ये एक्चुअली मैंडेट मॉडल आजकल ट्रेंडिंग में है, लगभग नहीं तो 60% एंड अबव मार्केट शिफ्ट हो चुका है. जहाँ पे डेवलपर खुद माल बेचता था, अभी 60% एंड अबव मार्केट जो है वो मैंडेट पे चला गया. क्योंकि मैंडेट कंपनीज आ रहे हैं, वो मैंडेट ले रहे. और आपके बहुत सारे फेलो रियल्टर्स फ्रेंड्स भी है कि जो अभी खुद भी मैंडेट में चले गए. आपकी इसके बारे में क्या राय है और इसका आगे फ्यूचर क्या है? हाँ, सो फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इट्स अ गुड मोमेंटम. शायद डेवलपर अपना अगर काम आउटसोर्स कर रहा है सेल्स, ओके, तो अच्छी बात है क्योंकि वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा प्रोडक्ट डिलीवरी में या कंस्ट्रक्शन में, जो उसका कोर है एक्चुअली. बट सेम टाइम पे अगर मैंने काफ़ी लोग, मुझे अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मुझे 1 डिकेड हो गया मैं रियल एस्टेट में रिटेल में काम कर रहा हूँ. मैंने शुरू से रिटेल लेके आ रहा, आई एम कंफर्टेबल विद द रिटेल. तो मैं रिटेल एओपीस में करता हूँ, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान, बार्टर डील्स करता हूँ मैं, कमर्शियल लीजिंग करता हूँ मैं. तो मेरा एक फोटे बनाया हुआ है, मैं उसी में काम करता हूँ. मैंडेट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा इंडिविजुअल मानना है कि ये एक कमिटमेंट है. मैंने 12 साल में जॉब किया है मैंने, तो मैंने किसी के हिरार्की में मैंने काम किया है, किसी के इंस्ट्रक्शन से मैंने काम किया है और मेरा अभी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ है. तो मुझे लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है मुझे वो करना चाहिए. मैंडेट लेके मुझे लगता है कि वो कमिटमेंट है. मुझे हर सुबह शाम किसी न किसी को रिपोर्ट करना है, ऐसा मेरा मानना है. और मुझे उस कमिटमेंट में नहीं जाना है. वो प्रेशर में नहीं जाना है. आज के डेट में मैं 1-2 महीना इस प्रोडक्ट के काम पर काम करता हूँ, मुझे ऐसा इनफ ट्रांजैक्शन हो गए और नया कुछ प्रोडक्ट आ गया तो मैं एनर्जी वहाँ पे लगा देता हूँ. और मेरा जो
बिजनेस मॉडल है कि मैं क्लाइंट को, मेरा जो कंपनी का फिलोसफी है, अगर आपने कभी मैंने मेरे वेबसाइट पे ब्रोशर पे देखा है, तो मेरा ये मानना है कि मेरा कंपनी का एक फिलोसफी है, सो यू नेवर सेल द प्रॉपर्टी, कस्टमर ऑलवेज बाइज इट, सो आई कैन मेक देयर बाइंग डिसीजन ईजी बेस्ड ऑन माई एक्सपर्टी। अगर मैं मैंडेट कर रहा हूँ तो मुझे बोलना उसको पड़ेगा कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है सर, यही बेस्ट है सर। ओके, बट रिटेल में ऐसा नहीं होता। मैं उसको 4 प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, चारों के प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा, फिर उसका जो इंटरेस्ट है, उसको जो सुटेबल है, उसको मैं सपोर्ट करूंगा। ओके, गॉट इट। सो मेरे बिजनेस मॉडल को मैंडेट सपोर्ट नहीं करता। गॉट इट। एक्चुअली मेरा अगला सवाल थोड़ा सा आपके जो वेंचर्स है उसके बारे में। आपके 2 ऐसे वेंचर्स है कि जो अभी तक मैंने रियल्टर को किसी को करते देखा नहीं है। जो कि पहला आपका एक वेंचर है, आपकी मैगजीन है, राइट। हाँ। दूसरा एक आपका वेंचर है जो कि एक सोशल कॉज के लिए, जो स्पैरोज के लिए, आरंभ नाम से। तो मुझे थोड़ा सा एक एक करके दोनों मॉडल्स के बारे में बताएं कि पहले इन्हें आपने मैगजीन क्यों स्टार्ट की। इसके पीछे बैक ऑफ द माइंड आपके क्या था कि मैगजीन, और वो भी इतने स्केल पे, बड़े स्केल पे आपने लॉन्च किया, जहाँ पे आपने रियल्टर्स को, डेवलपर्स को, बाद में इंडस्ट्री को, सबको कवर किया आपने, और बहुत सारे आपने एक साथ में जितने एंटिटीज है रियल एस्टेट से जुड़े हुए, उनको भी आपने कोलैबोरेट करके लिया। तो इसके पीछे क्या था दिमाग में? ओके, फर्स्टली जैसे मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि मैं रियल एस्टेट में बाय चांस है, बाय चॉइस नहीं आया। सिमिलर थॉट पे, और ये आपने अभी इकोसिस्टम की बात की, ये जो मैगजीन मैंने स्टार्ट किया, ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, ये मेरा इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं है। तो जैसे मैंने रियल एस्टेट में मैंने बाय चांस एंट्री की, तो ये मैगजीन जो स्टार्ट हुआ है, मेरा थॉट प्रोसेस आया था जो लॉकडाउन में हमारे कम्युनिटी में कोई काम नहीं था, जो कोर लॉकडाउन था, तो लाइफ थोड़ा मैं आपको पता है कि मैं काफ़ी वर्कहॉलिक हूँ, मैं छुट्टी नहीं लेता। मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक दिन अगर छुट्टी लेता हूँ तो शायद दुनिया आगे निकल जाएगी। ओके। तो ये मेरा, बट लॉकडाउन में पूरा वर्ल्ड जो है वो पॉज पे था। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि यार ठीक है, अपन घर पे बैठे हैं तो सब रुके हुए, तो अपने कंपटीशन नहीं मार्केट में। बट हमारे लिए वर्क फ्रॉम होम, या जैसे बाकी इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम स्कोप था, हाँ। हमारे पास कुछ स्कोप नहीं था। तो बैठे बैठे मेरे काफ़ी सारे थॉट्स, पहले से मैं थोड़ा सा क्रिएटिव सोच है, तो मेरे काफ़ी सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आए हैं। तो मैंने सोचा कि अपन एक मैगजीन स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही लॉकडाउन में वो ख्याल आया, और फिर उसको कॉन्सेप्ट नोट और उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम शुरू किया। जब पहला अनलॉक हुआ, जब धीरे धीरे वो जो फर्स्ट फेज जो अनलॉक का था, तो मैंने आई स्टार्टेड मीटिंग विद दी जो भी मीडिया इंडस्ट्रीज से है, प्रिंट मीडिया से, अभी जो थोड़ा बहुत मेरा रिलेशन बन चुका था मेरे करियर में, आई स्टार्टेड मीटिंग विद देम कि यार अभी ठीक है, बैक टू नॉर्मल अभी हो ही रहा है, बट सेम टाइम पे मुझे ये करना है। तो उसके बारे में मेरा स्ट्रॉन्ग थॉट बन गया था। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर मैगजीन हम स्टार्ट करेंगे तो शायद मेरे एंटिटीज़ को, मेरे कंपनी को एक इंस्टीट्यूशनल इमेज बन जाएगी मार्केट में। ओके, शायद जो भी आईपीसीज है, तो शायद उनका सोवेनियर रहेगा, इंटरनल मैगजीन हो सकता है, या उनके कुछ नॉलेज बेस्ड कंटेंट रहते कुछ ना कुछ कोलैटरल, तो उस टाइप का अपन कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि मैंने मैगजीन, बहुत लोगों को लगता है कि मेरा रियल एस्टेट की दुकान थोड़ा 19-19 चल रही है तो आई विल एंटर नाउ इनटू मैगजीन मेरा प्रॉफिट मेकिंग वेंचर। अभी ये बोल सकता हूँ कि मैं वो ब्रेक इवन क्रॉस करके वो थोड़ा सा अभी पटरी पे है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया मेरा मैगजीन स्टार्ट, 9th एडिशन लॉन्च हुआ है मेरा। तो उसको अभी थोड़ा स्टेबिलिटी पे आया था, लेकिन जब मैंने इनिशियल स्टार्ट किया तो वो थॉट प्रोसेस से नहीं किया था। तो मैंने जितने भी मेरा छोटा मोटा जो का नेटवर्क था, टाइम्स ऑफ इंडिया, सकाल या एक्स मीडिया के लोग, एवरेज 10 लोगों से मिला मैंने कि मुझे थोड़ा गाइड करो, मुझे अभी इसमें भी एंटर करना है, तो थोड़ा गाइड करो कैसे करना चाहिए, कंटेंट कौन देगा, कैन वी डू इट इन कोलैबोरेशन, वैसा थॉट प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया है। तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे बताया
कि तुम इसमें मत पढ़, ओके मत कर इसमें। और उस टाइम पे ना प्रिंट मीडिया थोड़ा डाउन स्टेज पर, थोड़ा नहीं बहुत सारा डाउन स्टेज पे था। ड्यूरिंग लॉकडाउन ये पूरा हिल चुका था। और मैं उस टाइम बात कर रहा था कि एंटर करने का, तो लोगों को लगा ये गलत टाइम है। हाँ, तो वो कुछ एज अ वेल विशर लोगों ने बताया कि मत पढ़ इसमें। किसी ने बोला यार तेरा काम नहीं यार, क्यों कर रहे हैं अभी, ओके। तो बोला यार 10 लोगों ने मना कर दिया तो मैं बोला मैं करूँगा फिर इसको। तो शायद मेरे अंदर का वो एक रिबेल कैरेक्टर वो जग गया, और उसने बोला यार तू नहीं सपोर्ट कर रहा है। और जिनके पास से उम्मीद थी ना, उन्होंने मुझे मना किया ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। जिनके थोड़ा बहुत रिलेशन होता है ना कि अगर अपन इसको तो मैं काउंट कर रहा हूँ, ओके, इसको मैं काउंट कर रहा हूँ, इसको काउंट कर रहा हूँ, और मैं उसको जाकर मिल रहा हूँ, तो वो ज्ञान दे रहा है मुझे कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैं बोला यार मैं करूँगा उसको। तो आई स्टार्टेड। और तुम्हें अगर देख स्ट्रॉन्ग तुम्हारा विल है तो वो अपने आप वो सारी चीज़ें कनेक्ट वो एस्टेब्लिश होते हैं। और एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर अपने आप डायरेक्शन मिल जाता है। और अभी एज यू राइटली मेंशन नाउ, अभी ये आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव विद पुणेकर न्यूज़। मुबारक अंसारी इज पार्टनर इन माई मैगजीन पुणेकर न्यूज़, जो ऑलरेडी एक लोकल न्यूज़ पोर्टल है एस्टैब्लिश, जिसका 60 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी व्यूवरशिप है, सब्सक्रिप्शन है। नाउ मुंबईकर न्यूज़ भी है उसका। तो वो मुझे किसी कनेक्ट के थ्रू मिल गया। नाउ उसके साथ ये हमारा इकोसिस्टम बढ़िया चल रहा है। ओके। फिर हमने और क्या कोलैबोरेशन में, ऐसा तो मैंने CRE मैट्रिक्स एज अ नॉलेज पार्टनर लिया, JLL ने एज अ नॉलेज पार्टनर लिया था। तो धीरे धीरे ये कोलैबोरेशन बढ़ते गए। पुणे क्रीडा पहले ऑन बोर्ड आ गया, महाराष्ट्र क्रीडा है, नाउ नेशनल क्रीडा इज ऑन इन डिस्कशन, NER इंडिया, अपना प्रोफेशनल रियलिटर ऑफ पुणे। सो धीरे धीरे ये आर्किटेक्ट एसोसिएशन ऐसा, सो अभी 22 कोलैबोरेशन पार्टनर है। क्या बात है। तो एक इकोसिस्टम मैंने बनाया। तो ये इकोसिस्टम में मैंने एक इंडेक्सिंग बनाया मैगजीन का। तो ऑब्जेक्टिव यही है इस मैगजीन के पीछे कि बायर्स का बाइंग डिसीजन इजी करने के लिए जो भी कंटेंट है, जो भी पैरामीटर्स है, मैं वो इस मैगजीन के थ्रू दूंगा। ओके। सो इसमें डेवलपर का बाइट्स हो सकता है, डेवलपर्स का ज्ञान होता है, रियलिटर लाइक अस दे कैन गिव अ नॉलेज शेयरिंग, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, वास्तु कंसल्टेंसी, एक कैपिटल गेन के ऊपर केस स्टडी होती है। ओके। CA का। अभी ये जो पैरामीटर है सारे बायर्स का बाइंग डिसीजन इजी करने हैं। रेरा के ऊपर, उसके ऊपर नॉलेज हम देते हैं, प्रॉपर्टी लॉयर, ओके। तो इसका इंडेक्सिंग हमने ऐसा बनाया इंटरेस्टिंग कि ये लोग पुणे में किसी को प्रॉपर्टी लेनी है या प्रॉपर्टी के बारे में कोई सर्च करना है, या पुणे मेट्रो इज बाय द वे पार्टनर इन आवर माई। तो पुणे मेट्रो का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है पुणे में, वो वी आर कवरिंग इन एवरी एडिशन, हिस्टोरिक प्लेस। या और एक हमारा एक CRE मैट्रिक्स तो इंडेक्स टैब थ्रू एक हमारा कोलैबोरेशन हुआ है महाराष्ट्र में, पुणे मुंबई में। बेसिकली जो सेलिब्रिटी प्रॉपर्टी लेता है उसको हम कवर करते हैं। सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर हो या हिंदी या मराठी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से कोई सेलिब्रिटी इन्वेस्ट करता है पुणे में, तो वो रियल टाइम उस क्वार्टर में हम वो न्यूज़ कवर करते हैं उसमें। क्या बात। तो इसका एक इंडेक्सिंग हमने इस तरह बनाया है। और जो इस इकोसिस्टम में अच्छा काम करता है उनकी अकॉम्प्लिशमेंट स्टोरी इसमें कवर करते हैं। ओके। तो ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, सबको विजिबिलिटी देते हैं हम। अब ये कोलैबोरेशन क्यों कर रहे हैं लोग कि सबको हम विजिबिलिटी दे रहे हैं उसमें, और अपने आप वो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी सबका, तो इसलिए लोग सपोर्ट करते हैं। ओके। इसमें आपके बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ कौन सी है? जो कि ये एक तो है कि रिलेशन तो बढ़ रहा है, ऑब्वियसली आपको इसके वजह से भी रिलेशन आपका ग्रो होगा, और भी ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो कोलैबोरेटिवली आपको भी कॉम्प्लीमेंट कर रही है? सो नॉर्मली क्या होता है ना, ये एक होता है टैंजिबल रिजल्ट कि तुम जैसे अपन लीड में मैजिक ब्रिक 99 का housing.com वॉट एवर, जो तुम वहाँ पे तुमने पैसा डाला, उसका रॉ मटेरियल इतना लीड आया, उसका वो सीधा टैंजिबल बेनिफिट अपने को करते हैं। लेकिन ऐसे जो इनिशिएटिव है, जैसे मैंने अपने NGO के बारे में आरंभ बताया, मैगजीन बताया, इसके टैंजिबल बेनिफिट कुछ नहीं है। इसके इंटैंजिबल बेनिफिट होते हैं। इससे रिलेशन बढ़ता है। अभी ये इसमें 50% मैं
लोगों को फ्री विजिबिलिटी देता हूँ, ओके या 50% पेड कैंपेन होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट टू रिकवर द एक्सपेंसेस। ओके ओके, तो मुझे लगता है कि ये हम काउंट नहीं कर सकते मॉनिटर मॉनिटर नहीं कर सकते। ओके, बट ये इनडायरेक्टली 100% इसका बेनिफिट मिलता है। क्या बात सो बिल्डिंग रिलेशन, और मेरा एक मानना ये है कि कोलाब्रेशन एंड को क्रिएशन इज़ अ न्यू एरा, मुझे लगता है। और एक विवेक बिंद्रा का एक स्टेटमेंट है, सो क्रेडिबिलिटी विल बी अ न्यू करेंसी इन हेंसफोर्थ, मतलब विवेक बिंद्रा का एक स्टेटमेंट है ओके, कि तुम्हारा क्रेडिबिलिटी तुम जितना स्ट्रांग करोगे वही तुम्हारा करेंसी है। क्या बात है। एनजीओ के बारे में आप बताइए मुझे कि एक्चुअली स्पैरो क्यों, और ये एनजीओ का थॉट कहाँ से आया, और एक्चुअली रियल इस्टेट और ये सब फील्ड में रहने वाले लोगों को इससे यानी कैसे क्या कनेक्ट हो सकता है कोई, यानी एक डिकेट आप निकल जाने के बाद में कोई उससे कैसे क्या कनेक्ट हुआ है, उसके पीछे कुछ रीज़न था? हाँ, नहीं अभी मैं आपको बताऊँ 2013 से मैं ये शेल्टर फॉर स्पैरो इनिशिएटिव कर रहा हूँ। ओके। अगर ये आपको रिसेंट का इनिशिएटिव लग रहा है तो शायद मैंने लास्ट 3-4 साल में हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे किया है, इसलिए वो थोड़ा सा शायद विजिबल हो चुका है। हाँ। लेकिन ये इनिशिएटिव शेल्टर फॉर स्पैरो आई स्टार्टेड इन 2013। ओके 2012 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ था और 2013 में शेल्टर फॉर स्पैरो ये नाम इमीडिएटली वो स्टार्ट हुआ था। हाँ, इसका रीज़न मैं बताऊँ मैं क्या है। जब मैंने नया नया करियर स्टार्ट हुआ था तो अभी उस टाइम पे काफ़ी सिटी लिमिट के बाहर सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो चुके थे। मतलब इंडे फॉरेस्ट लैंड या यू नो खराड़ी वागोली ये बेल्ट, या यहाँ पे के आगे वहाँ पे वो सब चीजें। ओके, हाँ, पीएमआईडीए लिमिट आना चालू हुई थी, पीएमआईडीए ग्रो होना चालू हो गई थी जस्ट। ओके, तो वो एक फेज था। तो ड्यूरिंग माय डेली रूटीन 2-3 बार ऐसा इंसिडेंस हुआ। एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था मैं शुरुआत में। बहुत लोग अपन गलतियाँ करते हैं। अभी मैं लैंड एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस लैंड में मैं काम नहीं कर रहा हूँ लास्ट 10 साल से, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम जो सारी गलतियाँ करते मैंने वो भी किए थे। तो मैंने प्लॉटिंग में थोड़ा सा इसका आंसर लंबा हो सकता है। हाँ, तो एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था। ये 2 इंसिडेंट्स को होने के बाद मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है शेल्टर फॉर स्पैरो। उसका पीछे लॉजिक बता दूँ, थॉट प्रोसेस बता दूँ। तो एक इंसिडेंस ऐसा था कि मैं प्लॉटिंग एक वो सासवड़ में प्लॉटिंग था। सासवड़ किसी ने एक 100-150 एकड़ का लैंड था और वो कोई विलेज था। तो मैं उनका एक अरेंजमेंट था कि तुम क्लाइंट को लेके आओ, फिर उनका पिकअप ड्रॉप रहता था। तो मैं इनिशियल 1-2 क्लाइंट के विजिट के लिए गया था। वहाँ पे एक बंदा उनका एक साइट इंस्पेक्शन के लिए था, तो वो एक पॉइंट पे पिकअप करता था और वहाँ पे पूरा लैंड ये डिमार्केशन और ये सब दिखा के लेके आता था। उसका यही काम था। वो शायद वो 4-5 साल से वही कर रहा था। तो वो मैकेनिकली काम कर रहा था, मतलब उसको कोई पर्सनल टच नहीं। वो गए क्लाइंट को तो उसका एक्सप्रेशन सेम रहता था, कोई एक्साइटिंग पार्ट नहीं रहता था। तो हर बार अभी वो जाता था ना, वो पूरा कंटूर लैंड था पूरा, ये नो। तो हर टाइम हर विजिट पे वो कुछ ना कुछ हमें दिखाता था। अरे देखो वो देखो सांप है वहाँ पे, मतलब वो घूनस, ये ऐसे चैलेंजिंग। एक बार उसने मोर दिखाया, देखो इतने सारे मोर है यहाँ पे, और दिखते थे वो हमेशा। एक बार 3-4 हरिन जा रहे थे। तो उसने कहा ये देखो। बट ये जब भी वो चीज़ें दिखाता था उसके चेहरे पर 0 एक्सप्रेशन, क्योंकि वो उसका डेली का था, उसको डेली देता था। और मैं और मेरे क्लाइंट और बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार ये जो चीज़ें मैं टीवी पे देखता हूँ यहाँ पे ये सामने मुझे दिख रही है। तो मुझे वो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट, मैं घर पे आके वाइफ को बताता था, मेरी बेटी को बताता था ऐसा हुआ। ये होगा एक 1 इंसिडेंट। मतलब इतना इजीली कैसे दिख रहे हैं ये लोग, अपने को वो एस्टेब्लिश नहीं है ना, इतने इजीली अपन काम कर रहे हो उसमें दिख रहा है अपने को। अपन जू में देखते हैं ये सब। सेकंड, इंडे फॉरेस्ट लैंड पे एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था किसी डेवलपर का, नया प्रोडक्ट था। तो उसने भी वो इंडे फॉरेस्ट क्लीन करके उसने डिमार्केशन किया था, यहाँ प्लॉट आने वाले। और हर टावर के नीचे उसने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा था। तो मेरे वहाँ पे एक विजिट हुए थे। तो एक विजिट में मैंने देखा बहुत भीड़ हो चुकी है। तो भीड़ देखा तो जाके, तो वहाँ पे 4-5 सिक्योरिटी ने आके सांप को मारा है। तो बहुत बड़ा सांप था।
तो देखा तो और वो ऐसे उनके चेहरे पे ऊपर एक अचीवमेंट था कि हमने सांप मारा, ऐसा उनके चेहरे पर। तो ये मैंने उस 3 महीने में 3 बार देखा मैंने। तो मैंने एक दिन पकड़ा इसको, बोला सर ये वापस किसी को मारने का नहीं। तो मैंने उसको कातर सर्पोद्यान से मैंने उसके लिफलेट उसको दिया, चिपकाया उधर, बोला अगर ऐसा दिखता है तो कॉल करो, उसको मारने का नहीं। तो मुझे लगता है कि ये हमने लास्ट 15 साल में मैं अभी आज के स्टैटिस्टिक्स है कि 58 विलेजेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं सिटी लिमिट में। यस। और भी 24-25 होने वाले हैं अपकमिंग ईयर्स में। तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन के नाम के अंदर हमने जो भी वन्य जीव है उनका हैबिटेट जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। यस। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सिटी लिमिट बढ़ रहा है, ये होना ही है। अगर ये ज़रूरी है और उनका स्पेस हम ले रहे हैं तो हमारे स्पेस में उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये रोटरी के साथ मैंने ये तब इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, शेल्टर फॉर स्पैरो नाम से। ओके। फिर लेटर ऑन मैं एक एनजीओ है, नासिक का एनजीओ है नेचर फॉरएवर बोल के, उसका मेंबर बन गया मैं। ओके। फिर उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन में वो काम स्टार्ट किया। तो मैं मेरे क्लाइंट को, इंटरमीडिएट मैं जो भी मेरे क्लोज अकाउंट है उनको वो नेस्ट बॉक्स गिफ्ट करता रहा मैं। ओके। आपके मैंने बहुत सारे इमेजेस देखे सेलिब्रिटीज के साथ भी। हाँ राइट। तो वो मैंने इनिशिएटिव सब स्टार्ट किया। लेटर ऑन फिर किसी ने बोला कि यार तुम ये एनजीओ वो मैं नासिक से मंगा था ना, वो ऑक्ट्रा है, पे कर को ये, तो थोड़ा सा वो मैकेनिज्म जो कॉस्टली अफेयर भी बन गया था बाद में। तो किसी ने बोला कि यार तुम यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ बना के। तो मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो फिर थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया ये। ओके। बाद में ये मेरा जो अभी वेंटेज होने के बाद फिर मेरा एंटिटी अभी वो हमने वो सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट किया। अभी ये प्रॉपर मेरा एनजीओ कन्वर्ट हो गया। तो ये लास्ट 3 साल से मैं अभी मैंने इससे पहले भी जो इवेंट किए रोटरी या कोई और एनजीओ के बैनर के अंडर किया इतने साल से। लास्ट 3 साल से ये आरंभ फाउंडेशन, ये मेरा खुद का एनजीओ है, सेक्शन 8 कंपनी है, जो 12A सर्टिफिकेशन, उसका ATG का सर्टिफिकेशन हम देते हैं। तो अभी वो मेरा खुद का एनजीओ आरंभ फाउंडेशन। क्या बात है। बट वो 2013 से इनिशिएटिव है। अगेन ये मेरा पर्सनल पैशन है। ये लोगों को लगता है कि स्पैरो के लिए तुम काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये सारे वन्य जीवों के लिए ये इनिशिएटिव है। मैंने शुरुआत स्पैरो से की है, या सारे वन्य जीवों का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो स्पैरो है। ओके। तो ये दिस इज़ व्हाट माय इनिशिएटिव इज़। और अभी मैंने इंटेंजिबल बेनिफिट्स की बात की, तो मुझे लगता है ये इससे एक सोशल इमेज तुम्हारी बन जाती है। और मैंने इनिशियल इंट्रोडक्शन में और एक चीज़ बता दी कि हमारा जो कम्युनिटी है थोड़ा सा बदनाम है, लोग इतना इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करते। लाइकवाइज सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र या जनरल इंश्योरेंस एजेंट या बैंकर, CA प्रोफेशनल को जैसा एक एक्सेप्टेंस लेवल है, वैसे हमारे इंडस्ट्री को उतने हद तक नहीं आया शायद। तो मुझे लगता है कि ऐसे सारे एक्टिविटी से तुम्हारा एक एक्सेप्टेंस लेवल मार्केट में क्रिएट कर रहे हो और वो इंटेंजिबल बेनिफिट कैटेगरी में आएगा शायद। क्या बात है। बहुत लॉन्ग टर्म विजन है एक्चुअली। इतना आज के दिनों में अगर देखेंगे ना तो इतना लॉन्ग टर्म विजन वाला है मैंने तो कोई देखा नहीं है। आज का सोचो यार, आज का लीड आएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है ना, अलग है, नई चीज सीखने मिली है। साइमल्टेनियसली हमको भी ये कोई चालू करना चाहिए। तो अभी ये अगेन ये अनकंडीशनल करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल पैशन था, इसको मैंने 10 साल में इसको इस मैच्योरिटी लेवल पे, अभी आज के डेट में आरंभ का मेरा टीम बन चुका है। मतलब डेडिकेट 2-3 टीम मेंबर है जो सिर्फ आरंभ के लिए काम करते हैं। अगला क्या वेंचर है इससे रिलेटेड है? आगे कुछ प्लान है? नहीं, इसी को इम्प्रूव करना। अगला नया वेंचर तो कुछ स्टार्ट नहीं होगा शायद। रिसेंटली एक SLC में मैंने एज अ फैकल्टी, एज अ ट्रेनर, आई एम स्टार्टिंग वन कोर्स SL के साथ एज अ ट्रेनर, CRE इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेटिव रिस्क के ऊपर मैं एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या बात है, सही है। ये तो सही है। एक्चुअली फाइनली एपिसोड के एंड में मुझे एक क्यूरियोसिटी है पूछने के लिए, उमेश, आपकी जो पूरी जर्नी है ये प्रवाह के कुछ अलग ही एरिया में है, जो कि नॉर्मली रियल एस्टेट वाले बंदों की नहीं रहती है।
यानी थोड़ा सा जर्नी अलग ही इसमें है कि इसमें बहुत अलग अलग क्या है। तो रियल इस्टेट का स्टार्टिंग का फेस तो ठीक है नॉर्मल है, पर उसके बाद में आपका मॉडल अलग था। बाद में फिर आपने ये मैगजीन का ये कंसेप्ट लाया जो कि मार्केट नहीं बोल रहा था, पर आपने कुछ उसमें अलग से करके और वो भी सक्सेस करा के दिखाया। तीसरा है ये जो अब चिड़िया का ये जो इवेंट, ये सब सोशल कॉज जो है ये सब चीज़ों का, तो आगे चल के इसमें डेफिनेटली आप है तो ये तो पक्का सक्सेस ही है, पर हमारे जो व्यूवर्स है इनको आप आपके एंड से क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली लाइफ कैसी है और क्या आगे लाइफ कैसी रहनी चाहिए? नॉर्मल रियल्टर की लाइफ क्या है, जो रोज फायर फाइटिंग है, उठो फायर फाइटिंग करो, उठो फायर फाइटिंग करो। पर यही आपका मॉडल देख के और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो मैं भी करता हूँ, आपकी सैटरडे संडे आप फैमिली के साथ भी रहते हैं, वहाँ पे भी टाइम देते हैं, बहुत अलग ही आपका कंसेप्ट है। तो थोड़ा सा फाइनली आप आपकी तरफ से एक बार बताइए लोगों को कि एग्जैक्टली क्या फिलोसफी है आपकी ये सब चीज़ों में। तुमने जो भी सोशल मीडिया पे मुझे देखा है, तो मैं क्लेरिफाई करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं। अगर सोशल मीडिया पे मुझे कुछ तुम मेरे पोस्ट देखते हो तो मेरे पास मेरा आईडी पासवर्ड है नहीं। मुझे अगर कुछ अकॉम्प्लिशमेंट स्टोरी मुझे डालनी है तो मेरे टीम मेंबर को मैंने वो इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसको कंटेंट और उसको रिलेवेंट फोटोग्राफ देता हूँ, वो डाल देता है। इसका रीज़न है ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है, तुम्हारा सक्सेस और ये एफर्ट्स और स्ट्रैटेजी ये बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तुम्हारा इफ़ यू आर मैनेजिंग योर डिस्ट्रैक्शन, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तभी तुम फोकसली काम कर सकते हो। ओके, एंड व्यूअरशिप के लिए या फेलो टीम मेंबर के लिए अगर कुछ, मुझे लगता है कि ये जो रेस चल रही है कि तुमने बोला कि रोज़ काम करना है या फायर फाइटिंग करना है, ये टर्म तुमने यूज़ किया, तो मुझे लगता है कि एक न्यूटन का एक थर्ड लॉ मैं बहुत सालों से फॉलो करता हूँ या स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एवरी एक्शन देयर इज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, न्यूटन का थर्ड लॉ है। सो तुम कुछ भी करो विथ अ गुड इंटेंशन, इट विल कम बैक। ओके, तो मुझे इसके ऊपर अगर तुम स्ट्रांगली बिलीव करते हो तो तुम सिर्फ एफर्ट्स लेना है, बाकी वो रिजल्ट आएंगे अपने आप। ओके, एंड शायद मैंने जब 2012 में स्टार्ट किया था जर्नी, 2012 में, और आज अगर 2024 है, तो आज के डेट में ये मेरा इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो हर एक को जो भी लाइफ के तुम्हारे प्रायोरिटीज गोल्स होते हैं, तुम्हें उसको इम्प्रोवाइजेशन करना है। मतलब पर्सनल लेवल पे तुम्हारा अगर कुछ गोल है, प्रोफेशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, उसको थोड़ा थोड़ा आप इम्प्रूव करो हर साल। इमीडिएटली हम अपने वो मराठी में ना वाल्याचा वाल्मिकी होतो, सो एका रात्रीत नाही होणार गोष्ट, सो इट विल टेक टाइम, इट्स ओन टाइम, बट तुम्हें वो छोटे छोटे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं। ओके, तो वो ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा आएगा, इसका कोई कोर्स नहीं है। जितना तुम ऑब्जर्वेशन से सीखोगे, लर्निंग तुम्हारा ग्रिड होगा, वही चीज़ें तुम इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। नॉलेज एक अलग बात है, नॉलेज किसी चीज़ का नॉलेज लेना और वो इनकॉर्पोरेट करना अपने डे टू डे रूटीन में, दो अलग चीज़ें। क्या बात है, थैंक्स फॉर कमिंग उमेश। आज एक्चुअली ना अलग ही माहौल बन गया। सही है, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आज हमारे व्यूअर्स को पता चली आपकी तरफ से। ये पॉडकास्ट एक्चुअली अलग ही लेवल पे चला गया आज। एक्चुअली ये रिलीज होने के बाद में पता चलेगा ये क्या लेवल पे, पर जो भी आज मैं खुद ही अलग फील कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। थैंक्स फॉर कमिंग, और एक्चुअली कीप द गुड वर्क गोइंग। ये बहुत ज़रूरी है आज के दिनों में, ये सब चीज़ें मिसिंग है दुनिया में, और ये सब चीज़ें सच में होनी चाहिए। थैंक यू अभिजीत, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एपिसोड्स। एंड मैं अभी तक कोई एपिसोड देखा नहीं, लेकिन मेरा खुद का एपिसोड तो मैं 100% देखूंगा। थैंक्स। चलो, थैंक यू।